तो अभी का टॉपिक है JSX और हम ये कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर। JSX का सिंपल मीनिंग क्या है ना कि HTML की तरह दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है, HTML लाइक सिंटेक्स, वही है बेसिकली JSX। मतलब एग्जाम्पल के लिए जो हमने ये लिखा है ना डीव के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो इसी को JSX बोलते हैं कि हम लिखते हैं HTML की तरह है, बट वो अंदर अंदर बाद में उसको कन्वर्ट कर देता है जावा स्क्रिप्ट में। तो अगर JSX हम फॉलो नहीं करते तो एक एग्जांपल ऐसे लिखना पड़ता कि टैग का नाम, उसके बाद उसके अंदर क्या कंटेंट है, और ये वाला जो पैरामीटर है ना ये एट्रीब्यूट है। ये सपोज कोई एट्रीब्यूट हमें डालना पड़ता क्लास ABC, तो वो सब एट्रीब्यूट पास होगा यहाँ पे। तो JSX का लाने का पर्पस क्या है कि इजी टू राइट, है ना, आसानी से हम लिख पाए कि हमें जावा स्क्रिप्ट का कॉम्प्लिकेशन फीलिंग ना हो, हम आसानी से HTML में लिखें, इसलिए लाया गया। तो जावा स्क्रिप्ट, वाई यूज जावा स्क्रिप्ट, तो फास्टर भी होता है उसको, रेगुलर जावा स्क्रिप्ट से ये नॉर्मली फास्टर भी होता है। और इजी टू रीड इजी टू राइट है, अंडरस्टैंड आसानी से होता है। तो एक एग्जांपल हम जो डिफ़ॉल्ट app.js में है वो हटाते हैं और खुद से लिखते हैं, जैसे div के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, ब्राउज़र में देखा हमने, आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिंपल एक जो हमने लिखा है ये सिंपल JSX है। हमें जो लग रहा है कि HTML है, होता वो JSX होता है। और आगे इसमें समझते हैं। जैसे ये है मल्टी मल्टी लाइन है, मतलब डीप के अंदर H1 भी है, पैराग्राफ भी है, आ रहा है। अब JSX एट्रीब्यूट की बात करते हैं कि कोई एट्रीब्यूट हमें पास करना होता है। एग्जांपल कि मुझे क्लास यहाँ पास करना है, तो नॉर्मली हम HTML में क्या करते हैं, क्लास और उसके बाद उसका नाम डाल देते हैं। बट यहाँ क्या ध्यान रखना है ना कि एक तो ये जो वर्ड है क्लास, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है, तो क्लास अलाउ नहीं करता है हमें लिखने को। क्लास नेम लिखने को कहता है रिएक्ट। और नेम भी कैमल केस में, मतलब जो भी हम यूज करेंगे ना वो सब कैमल केस। तो कैमल केस का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स में से पहला वर्ड तो स्मॉल में ही रहेगा, ईच नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कुछ लिखना होता हाउ आर यू कैमल केस में, तो हाउ H स्मॉल में, A कैपिटल, यू का Y कैपिटल। तो रिएक्ट में हर चीज़ कैमल केस में चलेगा, तो ये हैबिट डाल लेना चाहिए कैमल केस का मतलब क्या है समझ कर। तो हमने एक क्लास नेम ABC डाला ना, तो ये एट्रीब्यूट एक हमने डाल दिया रिएक्ट के रूल में। अभी वो क्लास कोई बना नहीं है, तो इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है, डिजाइनिंग चेंज नहीं हो रहा है। बट यहाँ इंस्पेक्ट करके हम देखेंगे तो लिखा रहा है ना क्लास ABC। इंस्पेक्ट कैसे खोलते हैं, सिंपल यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, और इसको ही लेकर यहाँ डालेंगे, तो दिखा दिया। और भी टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ना ये सब को डेटा एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये काम आता है ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें टैग में रखना है, बट यूज़र को दिखाना नहीं है, उसको बाद में हमें कुछ फिल्टर करवाना है। तो एग्जांपल डेटा एज मैंने डाला 30, ये एक डेटा एट्रीब्यूट हो गया। HTML5 जब आया था तब ये डेटा एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस हुआ था, HTML5 का टॉपिक है ये। तो वैसे ये दिखता नहीं है, वो बस अंदर रहेगा रिकॉर्ड के लिए। बाद में कुछ जावा स्क्रिप्ट से फिल्टर करवाना, कुछ भी करवाना होगा, चेक करवाना होगा, तो काम आता है। और भी डालकर देख सकते हैं, डेटा जेंडर मेल। तो ये सब डेटा एट्रीब्यूट है। ये सब हमने समझ लिया। अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब कोई हमें एक्सप्रेशन में काम करना होता है, सपोज मीन्स, एक एग्जांपल के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे 5
5+10। तो नॉर्मल अगर हम लिखेंगे ना ऐसे 5+10, तो उसको वो टेक्स्ट समझेगा और टेक्स्ट समझ के सेम ब्राउज़र में आउटपुट करेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करना होता तो हम क्या डालते हैं, रूल क्या है, कर्ली ब्रेसेस, है ना, कर्ली ब्रेसेस डाल दिया। देखिए एक्सप्रेशन डलेगा, कर्ली ब्रेसेस से लिखा हुआ है। तो देखिए 15 आ गया क्योंकि मेरे कर्ली ब्रेसेस में 5+10 था, तो 5+10 का मतलब 15 हो गया। एक और एग्जांपल देख सकते हैं वेरिएबल में, कि वेरिएबल MSG मतलब मैसेज का शॉर्ट फॉर्म, कि नेट टोटल ईच ऐसे डाल दिया। अब इसको भी मुझे दिखाना है, तो एक अलग सा इसको एक्सप्रेशन में डाल दीजिए मैसेज। तो ये वेरिएबल कॉल करने का तरीका हो गया, कि वो जो वेरिएबल था यहाँ पे कॉल होगा। देखिए नेट टोटल इज 15 आ गया। बट अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस नहीं डालता तो बस MSG लिखा आता टेक्स्ट की तरह, टेक्स्ट समझता है। देखिए MSG आ गया। तो ये डालने से क्या हुआ कि ये एज अ वेरिएबल उसको कॉल किया, कि ये जो वेरिएबल है ना ये, इसको कॉल किया। और वेरिएबल में क्या लिखा है, नेट टोटल इज, तो नेट टोटल इज दिखा दिया। तो इस टाइप से वेरिएबल का यूज होगा, हर क्लासेस में ये सब चलता रहेगा, तो और प्रैक्टिस होते रहेगा। अब JSS कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कि कोड में अगर मुझे कमेंट करना होता है, कमेंट का सिंपल मतलब कि कोड में हम कुछ लाइन लिख के डाल देंगे, और बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, हम अपने रिकॉर्ड के लिए लिख कर रखना चाहते हैं कि बाद में हम आए तो हमें समझ आए। तो एग्जांपल के लिए कमेंट ज़्यादातर PHP में हैबिट होता है ऐसे डालने का, हेलो सिंपल ABC कमेंट, ये डिव में ही रखते हैं। तो ये मैंने JSS का कमेंट नहीं किया, तो ये मिस्टेक है, यहाँ देखते हैं। एक तो MSG नहीं है ना अभी, उसका भी एरर बोल रहा है, तो ये हटा देते हैं। देखिए ये कमेंट की तरह नहीं हुआ क्योंकि ये ब्राउज़र में आ गया। तो JSS का कमेंट का रूल क्या होता है, कि कर्ली ब्रेसेस स्लैश स्टार, और क्लोजिंग में इसी का रिवर्स, कर्ली ब्रेसेस सेल्फ क्लोजिंग हो गया, इसको हटा देता हूँ, स्लैश स्टार, और इसके लास्ट में स्टार स्लैश कर्ली ब्रेसेस, यही है। अब ब्राउज़र में देखते हैं कि ये नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो कमेंट यही है कि हमारे कोड में तो है बट वो रन नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कि हमें बस कुछ कोड को एक्सप्लेन करके हम रखते हैं कि किस पर्पस के लिए है। और JSS स्टाइलिंग में बात करते हैं, कि CSS बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो हो गया इनलाइन CSS, दूसरा हो गया इंटरनल CSS, थर्ड हो गया एक्सटर्नल CSS। तो अभी हम बात कर रहे हैं ना इनलाइन CSS, मतलब कि टैग के अंदर ही जो हम डालते हैं ना स्टाइल लगा लगा कर, वो। तो यहाँ रूल क्या है देखिए, कि रेंडर के अंदर वैसे ना ये जो एग्जांपल है क्लास कंपोनेंट है, बट हमारा डिफ़ॉल्ट में जो है ना ये फंक्शन कंपोनेंट बोलते हैं। ये सब टॉपिक डिटेल में आएगा 3-4 क्लासेस बाद, तब समझेंगे। बट फिर भी इनलाइन CSS के बारे में हम करते हैं। तो रूल क्या कहता है कि आप यहाँ पे बनाइए जो नाम से आपको रखना है। एग्जाम्पल के लिए पहले एक H1 टैग दे देता हूँ सिंपल समझने के लिए। तो अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं CSS डिफाइन करूँगा, जैसे ABC स्टाइल नाम से। अब यही नाम जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम जैसे हेलो नाम भी दे सकते हैं। अब ABC स्टाइल एक कर्ली ब्रेसेस में होगा, टेक्निकली इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कर्ली ब्रेसेस में होता है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा CSS का प्रॉपर्टी है ना वो यूज करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली जैसे CSS में होता है इस टाइप से, बट JSX का रूल क्या है, कैमल केस
और हाइफन भी नहीं रहेगा, तो ये लगेगा फॉन्ट फैमिली। एरियल चाहिए हमें, एरियल डाल दिया। और फॉन्ट साइज यूज करते हैं, फॉन्ट साइज फिर कैमल केस में आ गया, और रखते हैं 40। अब CSS में PX लगता है, बट यहाँ पिक्सल नहीं लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल समझता है, इसलिए पिक्सल चाहिए तो पिक्सल मत लिखिए, वो अपने आप सेल्फ समझता है पिक्सल ही है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, उसके बाद एक कलर डालते हैं। तो CSS प्रॉपर्टी में डायरेक्ट कलर होता है, यहाँ भी एक ही वर्ड है इसलिए कलर। और कलर में कलर कोड जो जैसे हम डालते हैं ना हर जगह, ग्रे का हो गया ये। अब उसके बाद ये मैंने बना लिया ABC स्टाइल, वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली मेरा। अब उसको मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्टाइल, क्योंकि इनलाइन CSS होगा। और एक्सप्रेशन कॉल करना है मुझे, एक्सप्रेशन के अंदर कॉल करना है ये वाला, ऐसे, तब ये अप्लाई होगा। आप चेक करते हैं, देखिए आ चुका है। और इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो सब इनलाइन CSS है ना प्रॉपर। स्टाइल के अंदर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, कलर, RGB में अपने आप कन्वर्ट हो गया, ये है। तो इसमें दो चीज़ें यूज हुआ, एक्सप्रेशन तो है ही है, एक्सप्रेशन है ही, वेरिएबल कॉल कर रहा है, और दूसरा इनलाइन CSS। अगर ऐसे वेरिएबल नहीं बनाते हम, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे डालते हैं, बट वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। चेक करते हैं, एक और रहेगा, देखिए अभी भी चल रहा है ना, ये सेम आ रहा है। तो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाद में एडिट करना मुश्किल होगा, और भी टेक्स्ट होगा तो और लगेगा, सब होच पोच सा लगेगा। तो इसलिए उसको क्लीन अलग सा रखा मैंने, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा स्टाइलिंग का, इनलाइन CSS का बेसिकली। अब आते हैं ना ई फेल्स में। ई फेल्स में पहले समझा देता हूँ, इस फाइल को ना हटाता हूँ, इसी में ई फेल्स समझाता हूँ। ई फेल्स का मकसद क्या होता है कि एक कंडीशन दिया जाता है, और वो कंडीशन ठीक है तो एक काम करो, नहीं तो दूसरा काम करो। तो सिंटेक्स क्या बोलता है ना, इफ, और यहाँ पे एल्स। सिंटेक्स फिर समझिए कि इफ के अंदर हमारे स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो एक छोटा सा एग्जांपल कि मैंने ना भैर एज में मैंने रखा 20, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चेक कर रहा हूँ, इफ एज लेस देन इक्वल टू 18, इक्वल टू भी लगा दिया कि लेस देन या बराबर है 18 से। तो भैर मेरा आउटपुट वेरिएबल में मैं रखूँगा कि चाइल्ड, 18 से कम है तो चाइल्ड मानेंगे, और अदरवाइज मतलब 18 से ऊपर मान लिया। तो भैर आउटपुट में क्या हो गया, एडल्ट हो गया। तो ये एक बेसिक ई फेल्स का सिंटेक्स है, और ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ऐसे ही चलता है। जावास्क्रिप्ट में यही है, PHP में भी ऐसा ही होता है, और भी लैंग्वेज में भी सिंटेक्स ऐसा ही होता है। बट JSS क्या कहता है ना कि डायरेक्ट ई फेल्स इस सिंटेक्स से नहीं लिखने को अलाउ करता है, लेकिन JSS कैनॉट अलाउ टू यूज ई फेल्स स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ इट यू कैन यूज कंडीशनल, जो टर्नरी एक्सप्रेशन या टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो वो कैसे होता है ना, यहाँ समझिए। देखिए जो हमारा, इसी में से मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ आए। तो जो हमारा भैर आउटपुट है ना वो यहाँ लिखा, और अब कंडीशन लगाया। तो कंडीशन क्या था, इधर एज लेस देन इक्वल टू 18, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ फर्स्ट में ना ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट क्या था, चाइल्ड। उसके बाद सिंटेक्स क्या है, कॉलन,
और फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट क्या था ऊपर? एडल्ट। तो फिर समझिए, देखने में फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड है बट लिखते रहेंगे तो याद हो जाएगा कि ये पहला वाला क्या है, कंडीशन है कि एज लेस देन इक्वल टू 18। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम डाल रहे हैं ना कॉलन से पहले, वो ट्रू स्टेटमेंट है कि मतलब हाँ, अगर 18 से लेस देन इक्वल टू है तो क्या करना है, चाइल्ड रखना है। बेसिकली ये सब आउटपुट में जा रहा है ना ये। तो छोटा है तो ये चाइल्ड जाएगा आउटपुट में, नहीं तो बस कॉलन के बाद नहीं तो वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि एडल्ट जाएगा। तो इस केस में क्या जाएगा कि देखिए एज में कितना था, 20 है, तो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? लेस देन इक्वल टू तो नहीं है ना, 18 से तो छोटा नहीं है, तो फॉल्स में जाएगा और एडल्ट। तो अगर आउटपुट को हम देखेंगे अलर्ट करके जावा स्क्रिप्ट में, आउटपुट चेक करेंगे ना, तो उस वेरिएबल में क्या रहेगा, एडल्ट रहेगा। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अंडू कर देता हूँ और रिएक्ट में देखते हैं इसका आउटपुट। पहले जो था ना उसमें चलते हैं ये। अब ये सब तो नोट में लिखा ही है, नोट से कॉपी करके टेस्ट करिएगा। फिलहाल मैं इसका टेस्टिंग करवाता हूँ। ये एक डीव लगा देते हैं, वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर देता हूँ मैं, भैर एज में 30 रख दिया। अब यहाँ पे जो मेरा था ना टर्नरी एक्सप्रेशन या टर्नरी ऑपरेटर, फिर से लिखते हैं ताकि पता हो। देखिए एज लेस देन इक्वल टू 18, तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिखा यहाँ चाइल्ड, और कॉलन में लिख दिया एडल्ट। तो एज में 30 है, लेस देन तो है नहीं, तो क्या होगा, एडल्ट होगा। और ये यहाँ जरूरी नहीं है, तो चेक करें। बेसिकली ये वहाँ लिखा रहेगा, देखिए एडल्ट लिखा है। अब अगर मैं यहाँ बदलता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कि एज 12 साल का, अब क्या होगा, वो तो 18 से छोटा हो गया ना, तो चाइल्ड दिखाएगा। देखिए चाइल्ड आ गया। तो यही है, इसको क्या बोलेंगे, टर्नरी एक्सप्रेशन या टर्नरी ऑपरेटर, इस तरीके से। तो जेएसएस का बेसिक चीज़ें यही है, बट हम पूरी रिएक्ट क्लास में हम जेएसएस का ही सिंटेक्स फॉलो करके पूरा काम करेंगे, तो ये सब और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा सिंटेक्स वगैरह। तो आज के लिए जेएसएस में इतना ही है।